वेलकम स्टूडेंट्स। बीए पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग राजनीतिक आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या हैं, इनका अध्ययन करने के पश्चात हम अब कि राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो प्रतिमान क्या हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि अब तक के हमारे अध्ययन में हम ये स्पष्ट रूप से जान चुके हैं कि राजनीतिक आधुनिकीकरण पश्चिमीकरण नहीं है। पश्चिम की नकल करना राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं है। और जो नवोदित राष्ट्र हैं, जो स्वतंत्र हुए हैं, वे राष्ट्र पश्चिम से मुक्ति चाहते हैं और साथ ही साथ वे आधुनिक भी होना चाहते हैं कि वे परंपरागत पद्धति छोड़ना चाहते हैं, पश्चिम से मुक्ति चाहते हैं और आधुनिक भी होना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे राष्ट्र क्या संक्रमण के दौर से गुजर रहे। इसलिए इस संक्रमण के दौर से गुजरते हुए जो राष्ट्र हैं उनके क्या प्रतिमान हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। और एडवर्ड सिल्स जो है उन्होंने अपने जो ऐसे है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, उसमें जो राजनीतिक आधुनिकीकरण के विभिन्न प्रतिमान हैं उनका वर्णन किया है। लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ ये रिवाइज करना चाहूँगा कि राजनीतिक आधुनिकीकरण जो है वह उपलब्ध संसाधनों का भरपूर प्रयोग है और जिसका लक्ष्य क्या है, आधुनिक समाज की स्थापना करना। कि हमें जो जितने जो रिसोर्सेज हैं उनको फुली यूटिलाइज करके आधुनिक समाज की स्थापना करनी है। हमें जो रिसोर्सेज हैं उनका वेस्टेज नहीं करना है। रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज करके उसको वो आधुनिकीकरण की तरफ जाना है। और जैसा कि ये हम लुसियन पाई है, उनका मानना है कि प्रत्येक राष्ट्र आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल है। प्रत्येक राष्ट्र आधुनिक होना चाहता है, वह आधुनिकीकरण की दौड़ में शामिल है। कौन सा राष्ट्र इस आधुनिकी की दौड़ पर किस जगह पर है उसका हम कैसे पता लगाएंगे। क्योंकि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक विकास, तीन चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक विकास, और ये तीनों ही तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के बिंदु हैं। और इसमें भी समाजशास्त्र जो विषय है उससे इनका संबंध है कि पॉलिटिकल सोशोलॉजी। तो इसलिए इस पॉलिटिकल सोशोलॉजी में राजनीतिक समाजीकरण कहाँ पर आता है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि यह विभिन्न देशों के बारे में बताता है कि कौन कितना आधुनिक है। जबकि राजनीतिक विकास क्या है, वह पश्चिम के जो बताए हुए विकास के प्रतिमान हैं उसके पीछे पीछे जाना है। कि राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों अलग हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास का पूर्वगामी है। राजनीतिक जो आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थापन इज इक्वल टू राजनीतिक विकास। तो इसलिए हम इस राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो प्रतिमान की बात करते हैं तो एडवर्ड सिल्स पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन संबंधी जो उनका निबंध है उसके अंदर वह 5 प्रकार के जो प्रतिमान हैं उनकी बात करता है। तो 5 प्रकार के जो प्रतिमान हैं उनमें राजनीतिक लोकतंत्र, अभिभावकी लोकतंत्र, आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र और परंपरागत वर्गतंत्र। तो इसमें सबसे जो पहला है कि राजनीतिक लोकतंत्र। तो राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीतिक आधुनिकीकरण के समस्त उपकरण मौजूद हैं। जैसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, इसके साथ साथ संसदीय चुनाव, राजनीतिक दलों का अस्तित्व, निष्पक्ष न्यायपालिका, एक सीमित समय के लिए सरकार का चयन, ये सब किसमें आ गए, हमारे जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसके अंतर्गत। और इसमें
यह जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण की सर्वोच्च स्टेज है। और इसमें यह भी बताया गया है कि न केवल ये संसदीय परंपरा या लोकतंत्र की विद्यमानता है, इसके साथ साथ जो राजनीतिक नेतृत्व के जो नेता हैं वे भी अपने जो सत्ता के साथ चिपके रहने की प्रवृत्ति नहीं अपनाई। विपक्ष भी है, वह भी एक पॉजिटिव भूमिका निभाए। तो ये चीज़ें क्या हैं, हमारे इस राजनीतिक लोकतंत्र जो है उसकी हैं, और जिनमें ये विद्यमान हैं वो राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रथम स्टेज के राष्ट्र हम मानते हैं। दूसरा, अभिभाव की लोकतंत्र। तो अभिभाव की लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र संस्थागत रूप से तो विद्यमान रहता है, लेकिन वह व्यवहारिक रूप से वहाँ अस्तित्व में नहीं है। व्यवस्थापिका, राजनीतिक दल, इनके स्थान पर कार्यपालिका पे शक्ति ज़्यादा है। लेकिन जो लोकतंत्र के समर्थक नेता हैं, राजनीतिक दल हैं, वे निरंतर इन राजनीतिक संस्थाओं को बलशाली बनाते रहते हैं और समय की प्रतीक्षा करते हैं कि जैसे ही समय उपयोगी आएगा तो वह राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना कर देंगे। लेकिन अभिभाव की लोकतंत्र में शक्तिशाली क्या है, कार्यपालिका अधिक शक्तिशाली है, राजनीतिक दल और जो व्यवस्थापिका के तत्व हैं वे शक्तिशाली कम है। अब इसके बाद जो हम तीसरा वो लेते हैं आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र। आधुनिकीकरण वर्गतंत्र में जो एक राज्य है या समाज है उसमें अव्यवस्था की स्थिति हो जाती है कि जनता वह अपने पॉपुलर जो ओपिनियन है, लोकमत है, उसका गलत फ़ायदा उठाती है और अराजकता की स्थिति हो जाती है। किसी भी प्रकार का आधुनिकीकरण या किसी भी प्रकार का बदलाव वह करने नहीं देती है। इसलिए एक सीमित मात्रा में एक वर्ग जो कि आधुनिक आइडिया जिसके पास है वह सत्ता में आता है। आधुनिकीकरणशील वर्गतंत्र, तो वह सत्ता में आता है और सत्ता में आने के बाद वह निरंतर अपने उद्देश्यों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा क्या है, आधुनिकीकरण के प्रयास करता है। क्योंकि ऐसे हम जो बहुत सारे जो ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि एक दलीय सत्ता है या एक नेता की सत्ता अस्तित्व में रही है, वहाँ पर हमने देखते हैं कि वे इसमें आधुनिकीकरण का प्रयास करते हैं। इसके बाद जो चौथा हमारा आ रहा है कि इसी में जो है कि सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र। तो सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र क्या है कि वह एक केंद्रीय नेतृत्व में विश्वास करता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो समस्त समस्याओं का हल अपने पास मानता है कि समस्त समस्याओं जो हैं उनका हल मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ, समस्त अपनी योजनाओं को श्रेष्ठ योजनाएं मानता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। टोटलिटेरियन जो ओलिगार्की, सर्वाधिकारवादी वर्गतंत्र, और वह विपक्षी दल को, विपक्ष को कोई स्थान नहीं देता, अपने से भिन्न आइडियाज़ हैं उनको कोई स्थान नहीं देता। पांचवें प्रकार का जो एडवर्ड सिल्स ने बताया है परंपरागत वर्गतंत्र। परंपरागत वर्गतंत्र क्या है कि प्राचीन समय की जो शासन व्यवस्थाएं हैं उन्हें बनाए रखना चाहता, जैसे राजतंत्र है, और शासन सत्ता में परिवर्तन होता है तो रक्त संबंध के आधार पर होता है। राजा का पुत्र राजा बनेगा, इस प्रकार के होता, और ये किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करते हैं, न सामाजिक, न आर्थिक, न राजनीतिक। केवल पुरानी परंपरागत वंशानुगत परंपराएं बनाए रखना चाहते हैं और न ही इनके पास सत्ता जो है वह केंद्रीकृत रह पाती है, क्योंकि इनके रक्त संबंधी या जो दूसरे जो राज्य के जो सामंत हैं वे इनके बराबर शक्तिशाली रहते हैं। तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण की सबसे जो है निचली अवस्था है, परंपरागत वर्गतंत्र, जिसमें किसी प्रकार का कोई, जैसे कि
भूटान में, नेपाल में इनमें बनी हुई थी कि परंपरागत वर्गतंत्र की, जिसके अंदर की इन्होंने राजनीतिक आधुनिकीकरण की निचली अवस्था। अब व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन? एजेंट्स क्या है, अभिकरण क्या है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण के अभिकरण में बुद्धिजीवी या अभिजन वर्ग, इसे प्रमुखता दी गई है। नए आइडियाज़, आधुनिक आइडियाज़ बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी है कि वह राजनीतिक आधुनिकीकरण की ओर प्रयत्नशील रहे। अभिजन वर्ग भी राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक अभिकरण, एजेंट है। नए विचार, नई सोच, मनोवैज्ञानिक आधार पर, बौद्धिक स्तर पर, या हम माने कि रहन सहन के स्तर पर, आर्थिक स्तर पर। दूसरा, राजनीतिक दल। राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो अभिकरण, एक राजनीतिक दल भी होता है। राजनीतिक दल अपनी विभिन्न पॉलिसीज़ हैं, कार्यक्रम हैं, उनके द्वारा ये प्रयास करते हैं आधुनिकीकरण का लाने का। और तीसरा क्या है इसका, कि तीसरा सरकार। सरकार कैसे कि सरकार जो है उसके पास समस्त शक्तियाँ हैं, वह समस्त प्रकार के कार्य कर सकती है। जो भी परिवर्तन उसे लाना है, सरकार के द्वारा परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि उसके पास परिवर्तन लाने की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ विद्यमान हैं। तो इसलिए राजनीतिक आधुनिकीकरण के जो अभिकरण है उसमें बुद्धिजीवी, अभिजन वर्ग, राजनीतिक दल और सरकार जो हैं, ये मुख्य एजेंट हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण की तरफ लाने का। तो इसलिए इस संबंध में अंत में मैं अपने राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो ये चैप्टर है, इसके कंक्लूजन में यही कहना चाहूँगा कि ये वैसे तो टॉपिक है अपने इसका राजनीतिक समाजशास्त्र, पॉलिटिकल सोशलॉजी का, लेकिन इसने एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होने के कारण हमारे राजनीति विज्ञान विषय को भी समृद्ध किया है, क्योंकि इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि एक देश आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पथ पर किस स्थान पर है। तो इसलिए आगे के जो व्याख्यान हम करेंगे राजनीतिक विकास का करेंगे, तो कैसे जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।